वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग रौनक, धीरज, दीपाली, उमेश, संचिता, एवरीबडी. भाई चलो आज इतनी मुश्किल से जद्दोजहद के बाद अपनी क्लास शुरू हुई है, तो आज तो एक बार नारा लगाने की बनती है. आशीर्वाद ले लो, नहीं तो फिर से कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए. बोलो भैया की जय. तुम लोग रोज नारा नहीं लगाते हो, इसीलिए क्लास गड़बड़ होती है. तो आज 2 से 3:30 की क्लास का तो तुम लोगों को फ्री फोकट इलेक्ट्रिसिटी गड़बड़ होने के कारण से फायदा मिल गया, और यहाँ भी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, आधा घंटा. तो अब बिना टाइम वेस्ट करे अपन क्लास का श्री गणेश करते हैं. अपन ने लास्ट क्लास में किंगडम मोनेरा की शुरुआत की थी, और किंगडम मोनेरा में अपन ने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में समझा था. आइए इनकी थोड़ी सी डिटेल्स में जाते हैं. कितने स्टूडेंट्स ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की वो लाइन्स पढ़ी जो मैंने कहा था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में? चलिए ग्रेट, लिखिए. एक तरफ ग्राम पॉजिटिव और एक तरफ ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. अब ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी हैं, कहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. चल सबसे पहले बनाते हैं अपन. देखो ग्राम पॉजिटिव जो है, ऐसे याद रखो, पॉजिटिव मतलब इसकी सेल वॉल काफी मोटी है और नेगेटिव की सेल वॉल पतली है. होता क्या है बनाइएगा, जैसे ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद है अपन ने पढ़ा था, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सब में सेम रहती है. वही डबल लेयर लिपिड की और प्रोटीन, वो सब कुछ कथा कहानी सेम है. अब मुझे सोचकर बताओ, अगर इसकी ये सेल वॉल है और ये बैक्टीरिया है, तो ये किसकी बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकन. पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब अमीनो एसिड और शुगर्स. होता क्या है, इसमें ऐसी शुगर्स रहती हैं, ऐसे शुगर्स रहती हैं, और ये जुड़ी रहती हैं अमीनो एसिड से, पेप्टाइड बॉन्ड से. अपन डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अपन तो इसे सिंपल लिख देते हैं. किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन. तो लिखो, पहला पॉइंट हो गया थिकर सेल वॉल मेड ऑफ, लिखिएगा, पेप्टाइडोग्लाइकन. ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है जो सेल वॉल है, सेल वॉल. अब पेप्टाइडो मतलब अमीनो एसिड एंड शुगर, अमीनो एसिड प्लस शुगर्स. किसी को याद है शुगर्स कौन सी होती है? नाम एंड नाग. एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन. बिल्कुल सही, परफेक्ट. ये ग्राम पॉजिटिव में होता है. ग्राम नेगेटिव में क्या होता है समझो. इसमें भी पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, पर काफी कम पतली है, मतलब काफी पतली है. प्लस इसकी सेल वॉल में लिपिड्स भी होते हैं. एक और लेयर होती है जिसमें लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट यानी लाइपोपॉलीसेकेराइड, जिसे LPS भी लिख देते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड, एंड लिपिड प्लस प्रोटीन यानी लाइपोप्रोटीन्स भी होते हैं. तब जाकर ये पूरी सेल वॉल बनती है. तो अगर आप टोटल थिकनेस देखोगे तो इसकी सेल वॉल थिनर है, और इसकी सेल वॉल सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी है, बल्कि लाइपोपॉलीसेकेराइड एंड लाइपोप्रोटीन्स की भी बनी है. यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि लिपिड किस में ज्यादा है, तो क्या कहोगे? ग्राम नेगेटिव में. यानी इसमें मोर लिपिड्स हैं जो हमें दिख भी रहे हैं यहां, और इसमें लेस लिपिड्स हैं. जितना मैं पढ़ा रही हूं वो मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आना चाहिए. अब पॉजिटिव में एक चीज है जिस पे क्वेश्चन आता है, इसमें एक स्पेशल प्रोटीन मिलता है, एक एसिड समझ लो, इसे बोलते हैं टिकोइक एसिड. क्या कहते हैं? ऐसा कुछ भी नेगेटिव में नहीं मिलता. याद करने का तरीका, पॉजिटिव में कोई चीज होगी और नेगेटिव में नहीं होगी. तो यहां पे टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, वो यहां एब्सेंट है. हियर इट इज एब्सेंट. तो पॉजिटिव है तो मोटी सेल वॉल है, नेगेटिव है तो पतली सेल वॉल है. पॉजिटिव में एक सी लेयर है पूरी पेप्टाइडोग्लाइकन यानी शुगर और अमीनो एसिड की, इसमें साथ में लिपिड्स भी हैं. इसमें टिकोइक एसिड है, इसमें टिकोइक एसिड नहीं है. अब समझो, एक एंटीबायोटिक होती है, क्या आप लोगों को मालूम है? पेनिसिलिन, अगर नाम सुना, पहली खोजी हुई एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक उसको बोलते हैं, वो मिलती तो फंगस से है केमिकल, पर बैक्टीरिया को मारता है. तो आइए देखते हैं अपन कि पेनिसिलिन के खिलाफ कौन मरेगा पेनिसिलिन से और कौन जिंदा रहेगा. और आपको याद है मैंने आपको सलाइवा में एक बैक्टीरिया को मारने वाला एंजाइम पढ़ाया था, लाइसोजाइम.
देखते हैं उस एंजाइम से भी दोनों बैक्टीरिया मरते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, या कोई एक ही मरता है। ये हमारे अगले पॉइंट्स हैं। अब समझो, देखो ध्यान से, पेनिसिलिन केमिकल जो है या लाइसोजाइम एंजाइम जो है, इन दोनों का काम है ये पेप्टाइडोग्लाइकन को डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट पेप्टाइडोग्लाइकन, ये इनका काम है। यानी ये इन बॉन्ड्स को तोड़ देंगे तो ये पूरी सेल वॉल टूट जाएगी। मान लो कोई एक इंसान है जिसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसकी बॉडी में घुस गया है, उसने पेनिसिलिन की टैबलेट ली। पेनिसिलिन जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन को तोड़ देगा, यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल टूट गई, तो बैक्टीरिया की रक्षा वाली लेयर खत्म हो गई। तो अब ये बैक्टीरिया हमारा इम्यून सिस्टम आसानी से मार देगा। यानी बताओ ये बैक्टीरिया पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव है, उससे मर रहा है, या रेजिस्टेंट है? सेंसिटिव है। तो ग्राम पॉजिटिव वालों में क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन है और उसे ये दोनों मार देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से भी मर जाएंगे और लाइसोजाइम से भी मर जाएंगे। यहां देखो क्या होगा, यहां पर भी जब आप मान लो एक इंसान है जिसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसके अंदर घुस गया है, उसको बीमारी कर दी है, जैसे कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, तो आपने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दी, वो पेप्टाइडोग्लाइकन को तो डाइजेस्ट कर देगा, पर क्या वो पूरी सेल वॉल डाइजेस्ट करेगा? क्योंकि वो इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। यानी यहां बैक्टीरिया पे अभी भी सेल वॉल रहेगी, यानी अभी भी बैक्टीरिया जिंदा रह पाएगा। यानी बताओ वो बैक्टीरिया पेनिसिलिन और लाइसोजाइम से मरेगा कि नहीं मरेगा? यानी सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है? रेजिस्टेंट। वहां ये दवाई काम नहीं करेगी, वहां ये एंजाइम काम नहीं करेगा। इस पे क्वेश्चन आता है। अपने को बस इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों पेप्टाइडोग्लाइकन डाइजेस्ट करते हैं एंड ओनली पेप्टाइडोग्लाइकन पॉजिटिव में मिलता है। अब एक और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बात करते हैं इनके फ्लैजिला के बारे में, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ो। अब समझो, सवाल उठता है कि क्यों, अब मैं आपको समझाती हूं। सबसे पहले कौन सी डाई डाली थी ग्राम स्टेनिंग में? सबसे पहले क्या डाला था? ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन कैसी डाई थी? क्रिस्टल वॉयलेट। जब क्रिस्टल वॉयलेट डाला था तो किस में कलर आया था? दोनों में। होता क्या है, जैसे आपने क्रिस्टल वॉयलेट डाला वो यहां पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसमें भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो दोनों में कलर आ जाता है। जब आयोडीन डालते हैं तो वो डाई और अच्छे से फिक्स हो जाती है, तो दोनों अभी भी पर्पल कलर होते हैं। फिर आपने क्या डाला था? अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या एसीटोन। उससे क्या हुआ था? ये पर्पल ही रहा था और ये व्हाइट हो गया था। हुआ क्या था, जैसे ही आप एसीटोन या इथाइल अल्कोहल डालोगे वो लिपिड को घोलते हैं, तो लिपिड यहां लूज हो गया। देखो पहले ही थिनर है, पहले ही डाई कम है, इसके पास पहले ही डाई ज्यादा है, और जो डाई है भी वो ये लिपिड को घोल देगी, तो ये पूरी लेयर जब आप पानी डालोगे तो धुल जाएगी, और उस कारण काफी डाई निकल जाते हैं, इसीलिए ये फीके पड़ जाते हैं। जबकि इनमें तो लिपिड है ही नहीं, ना के बराबर लिपिड है, इनकी तो मेम्ब्रेन में लिपिड है, सेल वॉल में तो लिपिड है ही नहीं। तो जब आप एसीटोन या इथाइल अल्कोहल डालते हो तो वो लिपिड को घोलता है, लिपिड तो है ही नहीं यहाँ पे, तो वो इसको कोई इफेक्ट डालता ही नहीं है, और इसीलिए ये पर्पल के पर्पल रहते हैं। तो बेसिकली ये जो ग्राम नेगेटिव जो कलरलेस होते हैं वो क्यों होते हैं, उसके दो कारण हैं। एक तो वॉल ही थिन है तो डाई एब्जॉर्ब ही कम होती है, और ऊपर से लिपिड ज्यादा है जो एसीटोन या इथाइल अल्कोहल जो डीकलराइजिंग एजेंट है उससे घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए ये कलरलेस हो जाते हैं। यहीं पर ये पॉइंट लिख लो, बिकम कलरलेस ऑन डीकलराइजिंग एजेंट ड्यू टू, दो कारण है, एक तो सेल वॉल पतली है वैसे ही डाई कम गई है, और दूसरा लिपिड ज्यादा है जो घुल जाते हैं, मोर लिपिड्स, ये रीजन होता है। सॉरी, दिस इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब ये सब डिटेल्स आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूं। ये सिर्फ आपके आईडिया के लिए लगाया है। ये तो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर वाली, इसमें सिर्फ पूरा पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है और टिकॉइक एसिड्स भी हैं। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन तो है पर साथ में लाइपोप्रोटीन, लाइपोपॉलीसेकेराइड उसकी भी लेयर होती है, और इसी लिपिड्स के घुलने के कारण ये डीकलराइजिंग एजेंट डालने पर कलरलेस होते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, आइए हम कुछ एक आध एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप नीचे लिख लेना। इसमें एक विब्रियो कॉलेरी आना चाहिए,
जो कॉलेरा करता है हैजा। इसके अलावा ई कोलाई बैक्टीरिया का अगर आपने नाम सुना हो, एस्चर्चिया कोलाई, वो इसी में आता है। और यहां पर जो डिफ्थीरिया करता है कॉर्नी बैक्टीरियम, डिफ्थीरी। और अगर आपने नाम सुना हो लैक्टोबैसिलस, जो दही में बैक्टीरिया होता है, वो भी पॉजिटिव वाला होता है, लैक्टोबैसिलस। एनी आइडिया ज्यादा बीमारियां कौन करता है? एनी गेसेस? ग्राम नेगेटिव। दिस इज मोर पैथोजेनिक, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना आप नीचे, मोर पैथोजेनिक। ये 6th पॉइंट था, ये 7 पॉइंट एग्जाम्पल का हो गया, और 8th पॉइंट लिख लेना लेस पैथोजेनिक पॉजिटिव वाले हैं। ज्यादातर बीमारियां जो करते हैं वो नेगेटिव वाले होते हैं। नेगेटिव वाले ज्यादा खतरनाक है, हमारा इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता है, छिप जाता है, पतली सी सेल वॉल होती है, पर ज्यादा खतरनाक होते हैं। रौनक बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना अपने को, टिकॉइक एसिड वगैरह का फंक्शन, ये सब भी मोर देन इनफ है। अगर बहुत टफ पेपर बनाया तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सिर्फ याद होना चाहिए कि टिकॉइक एसिड पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपन। अब मैं फ्लैजेला की डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रही हूं। मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोट के फ्लैजेला में बेसल बॉडी और फिलामेंट था, पर प्रोकैरियोट के फ्लैजेला में बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट होता है। अगर आपको याद हो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में होता क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो ऐसे समझो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड की बाइलेयर। यहां पर ऐसे 2 रिंग्स होती हैं पॉजिटिव के अंदर, और फिर ये हुक है, ये बेसल बॉडी हो गई, ये हुक हो गया, और ये फिलामेंट जो हमें बाहर दिखता है। इसी तरह नेगेटिव में क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें वही 2 रिंग्स हैं। बाकी नेगेटिव में पेप्टाइड, ये वाला जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, और ये फिर से लिपिड की आ गई, लिपिड पॉलीसेकेराइड वाली। ये देखो, ये फिर से लिपिड्स बने हैं ना, फिर से लिपिड बने। ये मेम्ब्रेन नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल है, ये पूरी सेल वॉल है। जबकि यहां देखो, यहां तो पूरी सेल वॉल कैसी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की है। देखो ये पेप्टाइडोग्लाइकन है ना ऑरेंज, यहां तो पूरी पेप्टाइडोग्लाइकन की है। इसमें 2 रिंग और होती है, और फिर ये पूरा हुक जा रहा है, और फिर उससे फिलामेंट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये रिंग्स जो है ये मोटर की तरह काम करती हैं। तो ये घूमेगी, उसके कारण ये घूमेगी, उसके कारण ये घूमेगी, उसके कारण ये घूमेगी, हुक घूमेगा, और पूरा फिलामेंट घूमता है। याद है 360 डिग्री का एंगल मैंने कहा था, ऐसे घूमता है। हमारा फ्लैजेला ऐसे घूमता है 180 डिग्री, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाया था। इनका ऐसा घूमता है मोटर की तरह, जैसे ये है तो ऐसे घूमता है 360 डिग्री, हमारा ऐसे घूमता है 180 डिग्री, हंटर की तरह। तो इस तरह से इनमें 3 पार्ट्स होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में 2 रिंग मिलती हैं, ग्राम नेगेटिव में 4 रिंग मिलती हैं बेसल बॉडी में। पर इतना डिटेल अपने से कभी नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपके आइडिया के लिए था। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि प्रोकैरियोट का फ्लैजेला पतला होगा, छोटा होगा। कौन से प्रोटीन का बना होता है? प्रोकैरियोट का फ्लैजेलन लिखवाया था ना वो, और यूकैरियोट का ट्यूब्यूलिन। हमारे में 180 डिग्री का मूवमेंट है हंटर की तरह, इनमें 360 डिग्री का मूवमेंट है। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसे छोड़ते हैं अपन। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जब भी हम टाइप्स पढ़ते हैं तो उसकी आधार होता है। तो बेसिस लिखिए, बेसिस शेप, बेसिस शेप, बेसिस शेप। अब ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाओ, चार पार्ट्स में डिवाइड करो, 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बेसिस शेप, 4 टाइप्स। अब समझो, कुछ बैक्टीरिया लड्डू जैसे होते हैं, गोल गोल, गोल को बोलते हैं कोकस सिंगुलर, और प्लूरल कोकाई। तो पहला आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे, लिखिए कोकस यानी स्फेरिकल, गोल गोल, स्फेरिकल या कोकस, स्फेरिकल या कोकस। नीचे लिखो प्लूरल कोकाई, ये बहुवचन है, कोकाई, COCCUS COCCI। चलो दूसरा, लंबे रॉड जैसे, सेकंड लिखिए बैसिलस, रॉड शेप।
अगर बैक्टीरिया रॉड शेप्ड है तो उसे बैसिलस कहेंगे, अगर बैक्टीरिया गोल गोल है तो उसे कोकस कहेंगे। प्लूरल लिखो बैसिलाई। जहां कोकस लिखा है वहां नीचे गोल बनाइए, जहां बैसिलस लिखा है वहां नीचे रॉड बनाइए। एनी आइडिया और कैसा बैक्टीरिया होता है? कॉमा शेप्ड। थर्ड लिखिए विब्रियम, विब्रियम कॉमा शेप्ड, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। प्लूरल लिखो नीचे विब्रियो। अभी मैंने एक नाम पढ़ाया था विब्रियो कॉलेरी, जो कॉलेरा बीमारी करता है, हैजा, चावल के पानी जैसे दस्त होते हैं, बच्चे की डेथ तक हो जाती है, वो ऐसे ही शेप का मिलता है, इसीलिए उसका नाम विब्रियो रखा गया है, विब्रियो कॉलेरी। जितना लिखवा रही हूं उतना लिखो, केवल शेप बना लो, कॉमा शेप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं घूमे हुए स्पाइरल की तरह, स्प्रिंग जैसे, लिखिए स्पाइरेलम यानी स्पाइरल। प्लूरल लिखो स्पाइरिला। कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरेलम। प्लूरल हो गया कोकाई, बैसिलाई, विब्रियो, स्पाइरेला। स्फेरिकल लड्डू जैसे, रॉड शेप्ड लंबे, कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरल। स्पाइरल इसमें भी ऐसे बना देना। ये फ्लैजिला बना रहे हैं, ये दोनों कभी ग्रुप्स में नहीं मिलते। इनके नीचे लिखिए सिंगल, सिंगल, ये हमेशा अकेले मिलेंगे, कभी झुंड बना के नहीं रहते हैं, सिंगल ही मिलेंगे। जनरली मोटाइल होते हैं ये, इसीलिए फ्लैजिलेटेड बना दिया है, सिंगल। अब देखो ये कैसे होते हैं, लिखिए सिंगली, ऐसा भी मिल सकता है, एक अकेला बैक्टीरिया लिखो, या ग्रुप्स में ऐसे भी मिलते हैं, ये चेन भी बनाते हैं, ऐसे भी मिलते हैं, ये अंगूर के गुच्छे जैसे भी मिलते हैं, अलग अलग तरह से मिल सकते हैं। तो सिंगली या ग्रुप्स, दो तीन तरह से बना लीजिए। इन्हीं को तो अलग अलग नाम देते हैं, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ऐसे नामकरण कर देते हैं। नॉन मोटाइल, इनमें कभी भी, नेवर, कभी फ्लैजिला नहीं मिलता। दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉन मोटाइल। नेक्स्ट रॉड शेप्ड, अगेन लिखो सिंगल या ग्रुप्स में, फ्लो चार्ट में ही लिखना, सिंगल या ग्रुप्स। देखो या तो ऐसा रहता है अकेला, या ऐसे भी मिलते हैं, ये ऐसे लगे हुए बना लो, या ये ऐसे भी मिलते हैं, अंगूर जैसे ऑफ कोर्स नहीं लग सकते ये, इन्हीं को तो बोलते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे ये दो हैं अगर, तो डिप्लोकोकस, अगर आपने नाम सुना डिप्लोकोकस निमोनी, निमोनिया जो बैक्टीरिया करता है उसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। कोकस मतलब उसका शेप गोल है, डिप्लोकोकस मतलब दो साथ रहते हैं, ऐसे दो लड्डू एक साथ, ऐसा दिखेगा वो। स्ट्रेप्टोकोकस चेन में रहता है, ऐसे नाम दे देते हैं। ये मोस्ट कॉमन है, लिखिए ज्यादातर मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है वो रॉड शेप्ड के रहते हैं, मोस्ट कॉमन, दिस इज इंपॉर्टेंट। बैसिलस में लिखिए, बैसिलस में नेक्स्ट पॉइंट लिखो एंडोस्पोर प्रेजेंट, एंडोस्पोर प्रेजेंट क्या है अभी समझाऊंगी। जहां आप लिखोगे एंडोस्पोर प्रेजेंट, वहां एक ऐसा बनाओ रॉड और ये लिख दो, ये एंडोस्पोर है, दिस इज एंडोस्पोर। अभी समझाती हूं। एंडोस्पोर सिर्फ रॉड शेप वाले बैक्टीरिया में बनता है और किसी बैक्टीरिया में नहीं बनता है। बनाइए तो चार शेप, एनसीईआरटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्फेरिकल, रॉड शेप, कॉमा शेप, स्पाइरल। स्पाइरल और कॉमा शेप सिंगल मिलते हैं, ये सिंगल ग्रुप्स कैसे भी मिल सकते हैं, ये मोस्ट कॉमन है, इनमें एंडोस्पोर मिलेगा और ये नॉन मोटाइल है। ये मोटाइल हो भी सकते हैं, होंगे तो यहाँ फ्लैजिला हो जाएगा, यहाँ या पूरी बॉडी पे कैसे भी मिल सकता है, अलग अलग है, हम डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। या नॉन मोटाइल भी मिल सकते हैं, जहां कुछ नहीं लिखा वो मोटाइल नॉन मोटाइल कैसे भी मिल सकते हैं, पर ये पर्टिकुलरली नॉन मोटाइल ही होंगे। चलिए ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम, ये कोकाई है, ये लंबे लंबे बैसिलाए हैं, ये स्पाइरेला है, ये विब्रियो है।
ये फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड कैसे भी हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड कैसे भी हो सकते हैं, ऑलवेज नॉन मोटाइल यानी फ्लैजिला नहीं होगा। और इनमें देखो सिर्फ इनमें स्पोर यानी एंडोस्पोर एनसीईआरटी में भी लेबल किया हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब ये डिटेल की जरूरत नहीं है, एक लड्डू है तो मोनोकोकस, दो है तो डिप्लोकोकस, ऐसा बैक्टीरिया है चेन में तो स्ट्रेप्टोकोकस, अंगूर जैसा ऐसा है तो इसे स्टेफाइलोकोकस बोल देते हैं। ऐसे अलग अलग नाम है, अपन डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पॉइंट, ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज, बताओ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है कंपेयर टू अदर यूकैरियोट्स या कॉम्प्लेक्स है? सिंपल, इज वेरी सिंपल, एनसीईआरटी की लाइन है। स्ट्रक्चर सिंपल, वेरी सिंपल, बट कहने को एक सेल की बॉडी है पर सब करेगा, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन सब, तो वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? बैक्टीरिया इज both structurally and behavior complex, behavior complex, structure simple, behavior simple, structure complex, both complex। बोलो आंसर क्या दोगे? structure simple, behavior complex, very good। चलिए next, they show the most extensive, they show the most expensive metabolic diversity। इसका क्या मतलब है समझो, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उनमें बहुत जबरदस्त भिन्नताएं हैं। एरोबिक बैक्टीरिया भी हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया भी हैं, ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन ना मिले तो मर जाएं, ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन मिले तो मर जाएं, ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन मिले तो भी जिंदा रहें, नहीं मिले तो भी जिंदा रहें, ऐसे भी हैं जो मोटाइल हैं, ऐसे भी हैं जो नॉन मोटाइल हैं। तो कई कई तरह की इनमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, बहुत भिन्नताएं हैं बैक्टीरिया के अंदर भी, तभी तो कह रहे हैं कि बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर हालांकि बहुत सिंपल सा होता है। चलिए अब नेक्स्ट लिखो, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट हेडिंग, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ये सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइंस है। अब आइए मेरे साथ चार्ट बनाइए और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, कैसी कैसी छिपी हुई बातें लिखी है एनसीईआरटी में अपन समझेंगे। कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं बैक्टीरिया में, मोनेरा किंगडम में? ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। बनाइए, वेरी गुड। कौन कौन से किंगडम में ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों मिलता है? मोनेरा एंड प्रोटेस्टा में। फंजाई में ओनली हेट्रोट्रॉफिक, एनिमल्स में ओनली हेट्रोट्रॉफिक और प्लांट्स में ओनली ऑटोट्रॉफिक। परफेक्ट, बनाइए। एनी आइडिया, एनी तुक्का, ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। देखो एनसीईआरटी कैसे लिखती है, देखो दिखाती हूं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक एंड वास्ट मेजॉरिटी आर हेट्रोट्रॉफ्स। एक बार आ गया था बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक बोथ, तो बच्चे बोथ लगाए हैं, पर एक बार आया था बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक और कुछ और ऑप्शंस थे। आंसर क्या लगाओगे? हेट्रोट्रॉफिक। वो स्टूडेंट्स बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस है। कहाँ है? एनसीईआरटी छिपा के लिख तो रही है कि ज्यादातर ये हैं और कुछ ऐसे हैं, कह तो रही है वो सीधे सीधे। लिखिए सम बैक्टीरिया, हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख रहे हैं। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया यानी ज्यादातर हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ज्यादातर, कुछ ऐसे होते हैं। अब हेट्रोट्रॉफ्स में थोड़ी कम जगह रखना पेज में, इसके लिए मुझे ज्यादा जगह चाहिएगी ऑटोट्रॉफ के लिए। चलो अब हेट्रोट्रॉफिज्म की मैंने आपको क्या क्या तरीके कल पढ़ाए थे। होलोजोइक, वो तो बैक्टीरिया में मिलता नहीं है। सैप्रोफिटिक, पैरासाइट, सिम्बायोन और कमेंसल्स। परफेक्ट। सबसे पहले लिखते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक, अरे सैप्रोफिटिक, बताओ सैप्रोफिटिक का क्या मतलब था? डेड, मरे हुए, सड़ी हुई चीजों को खाने वाला। तो लिख लो फीड्स ऑन
डीकेइंग, सड़ती हुई, डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। देखो कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है, कोई पत्ती गिर गई है, कोई कीड़ा मर गया है, वो भी तो ऑर्गेनिक का ही बना है, कार्बन। सुन लो पहले, उसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, आरएनए, डीएनए यही होगा। तो जब वो मर गया है तो उस पर ऑर्गेनिक ही तो है। उस ऑर्गेनिक को ये तोड़ेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल में, यानी अगर स्टार्च है तो उसे तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बनाएंगे, फिर उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे। इस दौरान जो ऊर्जा है उससे अपनी ग्रोथ करते हैं। तो फीड्स ऑन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये हो गया हेट्रोट्रॉफिज्म का पहला तरीका। नाउ तरीका नंबर 2, बी, पैरासिटिक। पैरासिटिक में दोबारा नहीं लिखवा रही हूं, बैक्टीरिया का होगा फायदा और होस्ट का नुकसान। तरीका नंबर 3, सिम्बायोटिक। बोलो क्या था? दोनों का फायदा, सुपीरियर क्वालिटी, दोनों का फायदा। एनी गेसेस, एनी तुक्का, कौन से ज्यादा होते होंगे? ऐसे ही सोच लो, मैम ने जो ऊपर लिखा है, मेजॉरिटी सैप्रोफिटिक, मेजॉरिटी सैप्रोफिटिक। एक बात सुन लो, जितने भी पेड़ जानवर मर रहे हैं, अगर पृथ्वी से बैक्टीरिया हटा दो, फंजाई हटा दो, ये 2 होते हैं जो सैप्रोफिटिक पड़े हैं, मेन मरे हुए को खाते हैं। अगर ये ना हो तो वो पृथ्वी पूरी कचरे का ढेर बन जाएगा, क्योंकि जो मरे हैं उनका डीकॉम्पोजिशन नहीं होगा। कॉम्पोजिशन मतलब बनना, डीकॉम्पोजिशन मतलब उस ऑर्गेनिक को टूट के वापस इनऑर्गेनिक बनाना, मिट्टी में वापस रिसाइकलिंग कर देना। भाई पेड़ मिट्टी से सब ले रहा है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये पानी जो ले रहा है केवल CO2 एटमॉस्फेयर से ले रहा है, बाकी सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस सब मिट्टी से ही तो ले रहा है। और ये सब पेड़ की बॉडी में गए, पेड़ ने उससे खाना बनाया, ये सब ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे नाइट्रोजन अमीनो एसिड में घुस गई, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इससे अमीनो एसिड बना, इससे प्रोटीन्स बन गए। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में सल्फर घुस गई, डीएनए, आरएनए बना, पढ़ चुके हो तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिससे नाइट्रोजन बेसिस बनी, फॉस्फोरस घुस गया, उसका H3PO4 था। तो ऐसे करके जितने भी बायोमोलिक्यूल्स बने, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, इन सब में क्या है, वही मिनरल्स तो हैं जो मिट्टी से पेड़ ने खींचे हैं। जब ये ऑर्गेनिज्म मरेगा तो ये सब वापस मिट्टी में चले गए। तो अगर बैक्टीरिया, फंजाई ना हो जो इस ऑर्गेनिक को वापस इनऑर्गेनिक में रिसाइकल करते हैं, तो मिट्टी में तो बहुत जल्दी एक दिन खत्म हो जाएगा ये सब स्टॉक, और फिर तो पेड़ खाना बना ही नहीं पाएंगे। जब पेड़ खाना नहीं बना पाएंगे तो जानवर भी भूखे मर जाएंगे और सब मर जाएंगे और पृथ्वी कचरे का ढेर बन जाएगी। इसीलिए बैक्टीरिया, फंजाई कहने को बहुत छोटे से हैं लेकिन बड़े काम के हैं, इसीलिए इन्हें डीकंपोजर्स भी बोलते हैं। रिसाइकलिंग करते हैं ये ऑर्गेनिक की बैक इनटू इनऑर्गेनिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ज्यादातर बैक्टीरिया, फंजाई सैप्रोफिटिक नेचर ने बनाए। चलिए अब हम ऑटोट्रॉफिज्म की बात करते हैं। ऑटोट्रॉफिज्म, देखो ऑटोट्रॉफिक का मतलब समझो। भाई आप क्या समझते हो ऑटोट्रॉफिक का मतलब? जो खुद से खाना, तो खाना तो हम भी बनाते हैं किचन में, मम्मी भी तो सब्जी लाके खाना बनाती है। वेरी गुड, हम ऑर्गेनिक से अपना खाना बना रहे हैं, ऑलरेडी एक सब्जी फल ला रहे हैं जिसमें कार्बन है। मजेदार बात तब है जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड बना दे। सो दिस इज सिंथेसिस ऑफ, लिखिए, ऑर्गेनिक फूड from inorganic carbon, inorganic carbon like CO2। ये सब तो ऑर्गेनिक खा रहे हैं, ये होस्ट की बॉडी से नरिशमेंट ले रहे हैं। होस्ट की बॉडी में तो खुद ही ऑर्गेनिक फूड है। भाई हम जो भी खाते हैं, हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, सब ऑर्गेनिक है। ये इनऑर्गेनिक से खाना बनाएंगे, यानी ये CO2 से C6H12O6 यानी ग्लूकोज फूड बना देंगे। इनऑर्गेनिक कार्बन से ऑर्गेनिक खाना बना दे। अब ये करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? कार्बन के बॉन्ड्स को जोड़ना पड़ेगा, 6 CO2 ली होंगी, और कार्बन का खाना खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। क्यों मिलती है? क्योंकि उनके बॉन्ड्स में क्या होगी? एनर्जी, यानी यहां लगेगी एनर्जी। इन बॉन्ड्स में एनर्जी है, तभी तो जब खाना ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो ATP बनेगी।
जिससे सेल को एनर्जी मिलेगी, क्योंकि इनके बॉन्ड्स में एनर्जी भरी होगी, जो हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। पर इतना समझ आ रहा है एनर्जी चाहिएगी। अब एनर्जी का जो सोर्स है उस आधार पे ऑटोट्रॉफिज्म दो तरह का हो गया। ऑटोट्रॉफिज्म दो तरह का हो गया। अगर वो एनर्जी सन से मिलेगी तो वो कहलाएगा फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो, सन, फोटॉन्स, यहां पे सन इज द एनर्जी सोर्स। हायर प्लांट्स जो हैं वो तो यही लेते हैं, इसीलिए वो सारे क्या हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक। और दूसरा क्या पढ़ाया था, कीमो। यस, अगर केमिकल एनर्जी यूज करेंगे, केमिकल रिएक्शंस की, कीमो ऑटोट्रॉफिक। बताओ और किस किस किंगडम में फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पढ़ाए थे? प्रोटेस्टा में थे और प्लांटी में थे। परफेक्ट। फंजाई और एनिमल तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफिक और किस किस में पढ़ाए थे? किसी में नहीं, केवल मोनेरा में। याद है आपको बताया था, केवल मोनेरा है जो कीमो ऑटोट्रॉफिज्म करते हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं यूज एनर्जी, ऐसा लिखते हैं, यूज केमिकल एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अभी प्रूव करूंगी आपको, अभी एक बार लिख लो। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, अभी सब समझाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स पढ़ रहे हैं, स्लोली स्लोली स्लोली। अब देखो, फोटो ऑटोट्रॉफिक दो तरह के मिलते हैं प्रोकैरियोट्स। समझना, पहले समझना। देखो क्या होता है, मुझे CO2 से खाना बनाना है। कार्बन तो मैं इससे ले लूंगी 6 CO2 से। मुझे और क्या चाहिए? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्या सोर्स है? सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, इस आधार पे हाइड्रोजन। अगर हम पानी को तोड़ेंगे और उसका हाइड्रोजन इसमें मिलाएंगे तो क्या रह जाएगा? ऑक्सीजन। यानी वो फ्री ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज होगी, O2, जो हम पढ़ते भी हैं फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है। लेकिन अगर मान लो मैंने H2S को यूज करा और उसको तोड़ के हाइड्रोजन खाने में यूज करा तो क्या निकलेगा? सल्फर। क्या ऑक्सीजन निकलेगा? नहीं। तो दो कैटेगरी हो गई, एन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक जो ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे, एंड ऑक्सीजेनिक जो ऑक्सीजन निकालेंगे। बताओ पानी को कौन यूज करेगा एज हाइड्रोजन सोर्स? ऑक्सीजेनिक। यूज वाटर एज हाइड्रोजन सोर्स एंड रिलीज फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये रिलीज करेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। जबकि ये यूज करेंगे अदर देन वाटर, यूज अदर देन वाटर, लाइक H2S यूज कर सकते हैं, सोडियम थायोसल्फेट वो यूज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। डू नॉट रिलीज O2, generally they release sulfur. मालूम है कौन से बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करवाते हैं? अच्छा बताओ हायर कैरेक्टर क्या है, एडवांस्ड क्या है, ये या ये? क्योंकि हायर पेड़ भी ऐसे ही करते हैं। ये काम ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिनका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। और इनके एग्जाम्पल हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पूरा लिखना एक बार, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एक बात बताओ, अगर ये फोटो ऑटोट्रॉफिक है तो इनके पास कोई पिगमेंट मिलना चाहिए क्या जो सनलाइट को पकड़े? जैसे हायर प्लांट्स में तो क्लोरोफिल मिलता है, तो इन सब पे जो फोटो वाले हैं उन सब पे पिगमेंट्स भी होंगे।
कीमो ऑटोट्रॉफिक पर पिगमेंट्स नहीं मिलेंगे, इन पे पिगमेंट्स होंगे टू ट्रैप सन एनर्जी या सोलर एनर्जी, टू ट्रैप सोलर एनर्जी। बताओ हायर प्लांट्स के पास कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। और मालूम है कौन सा वाला? क्लोरोफिल ए बी सी डी ऐसे होते हैं, ए और बी। हायर प्लांट्स जो हैं, बड़े बड़े पेड़ जो है, मेन पेड़ जो है, मुख्य पेड़, आम पीपल, ये सब, इन पे क्लोरोफिल ए और बी होता है। तो बोलो इनमें से किस पे क्लोरोफिल ए और बी होना चाहिए? इन पे, बिल्कुल, इनमें मिलता है क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट। चलो अब इनके पिगमेंट्स के नाम मैं यहां लिख रही हूं, आपके नीचे जगह आप नीचे ही लिख लेना। इनमें सिंपल टाइप का पिगमेंट है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन, बैक्टीरियो परप्यूरिन एक्सेट्रा। ये रटोगे नहीं तो भी चलेगा। परप्यूरिन पर्पल कलर दे रहा होगा, क्लोरोफिल ग्रीन कलर दे रहा होगा, तभी तो ग्रीन सल्फर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब सल्फर निकालते हैं। अपन डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इनमें से कुछ H2S तोड़ते हैं, कुछ सोडियम थायोसल्फेट को तोड़ते हैं और उससे हाइड्रोजन यूज करते हैं। अपन ने एक बेसिक पढ़ लिया है। आपको मालूम है जब ये पृथ्वी बनी थी तो पहले हमारा जो एटमॉस्फेयर था उसमें फ्री O2 थी या नहीं थी? नहीं थी। एक्चुअली ये पहले बने थे। सबसे पहले हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बने थे पृथ्वी पर, फिर कीमो ऑटोट्रॉफिक आए थे, फिर एनऑक्सीजेनिक वाले आए थे। तब तक पृथ्वी पर फ्री O2 नहीं थी। इतना गर्म टेम्परेचर था, 700-800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, खौलता हुआ लावा, कि O2 फ्री फॉर्म में रह ही नहीं पाती थी। वो तुरंत O2 बनता तो था पर तुरंत कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO2 या वाटर के H2 के साथ रिएक्ट करके वाटर और भाप, क्योंकि 100 डिग्री पे भाप बन जाता है, या N2O NO2 ये सब बना देता था। फ्री O2 थी ही नहीं। फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, कुछ विकास हुआ, एवोल्यूशन हुआ कि क्लोरोफिल पिगमेंट बन गया, और क्लोरोफिल के बनते ही वाटर को यूज करने लगे एज हाइड्रोजन सोर्स, और तब जाके फ्री O2 एनवायरनमेंट में आया। और ये बहुत बड़ी घटना थी, इसे ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। इसके कारण बहुत कुछ हुआ था, क्योंकि जैसे ही O2 बनी, O2 के साथ O मिक्स करके O3 ओजोन बनने लग गई थी। उसके पहले तक अल्ट्रा वायलेट रेज सन की डायरेक्ट पृथ्वी पर आती थी, पर ओजोन बनते ही उन सब का आना ब्लॉक हो गया। वो एक मेजर एनर्जी सोर्स था, वो आना बंद हो गया था। बहुत कुछ घटनाएं घटी हैं जो 12th क्लास के एवोल्यूशन चैप्टर में अपन पढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना है। कहने को प्रोकैरियोट है, पर ये पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसने फ्री O2 एनवायरनमेंट में दी, पूरा वातावरण बदल दिया। पहले रिड्यूसिंग टाइप का वातावरण था, एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीडाइजिंग टाइप का कर दिया। तो बहुत बड़ी घटना थी। अब देखो, जैसे ही मैं बोलती हूँ ऑटोट्रॉफिक, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि वो इनऑर्गेनिक कार्बन से ऑर्गेनिक फूड बना रहा है। जैसे ही मैं बोलती हूँ फोटो ऑटोट्रॉफिक, आपके दिमाग में आना चाहिए इनऑर्गेनिक कार्बन से खाना बना रहा है बाय यूजिंग सन एनर्जी, और सन एनर्जी है तो उसमें पिगमेंट मिलेंगे। फिर जैसे ही मैं बोलती हूँ ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक, मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक खाना बना रहा है, सन की एनर्जी यूज कर रहा है और पानी को तोड़ रहा है, एज हाइड्रोजन सोर्स यूज कर रहा है। आ रहा है समझ? जैसे ही मैं बोलती हूँ हेटेरोट्रॉफिक, आपको समझ आना चाहिए ये इनऑर्गेनिक से खाना नहीं बना सकता, ये ऑर्गेनिक से ही अपना खाना ले रहा है। अब हम आते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक पे। आपके चार्ट में अगर जगह है तो आप यहां बनाइए, वरना खिचड़ी मत पकाओ, अलग से कीमो ऑटोट्रॉफिक लिखो और उसकी डिटेल्स अपन लिख लेंगे। मैं यहां पे केवल उनके नाम लिख रही हूं, 4 प्रकार के बैक्टीरिया के, इनकी डिटेल्स मैं अभी बताती हूं। इसकी ट्रिक है क्राइम यानी कीमो ऑटोट्रॉफिक, सिन यानी पाप है, क्राइम सिन है। तो लिखो इसमें सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, अभी डिटेल अलग से लिख लेंगे। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे अपन। एंड हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये पहले आए थे, ऑटोट्रॉफिक तो बाद में आए हैं। ऑटोट्रॉफिक एडवांस्ड कैरेक्टर है, एडवांस कैरेक्टर बाद में आता है। एक चीज यहां बड़ा ध्यान से देख लो, इनको पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बोला है। पर्पल और ग्रीन से समझ में आता है इनमें पिगमेंट है, तभी तो कलर है, यानी ये सनलाइट पकड़ेंगे। इसे सिर्फ सल्फर बोल रहे हैं, इसे पर्पल सल्फर या ग्रीन सल्फर नहीं कह रहे, ये अलग बैक्टीरिया है। चारों नाम लिखिए।
लिख लो धीरज, मैं बोलती हूं सल्फर, आयरन, नाइट्रीफाइंग एंड हाइड्रोजन बैक्टीरिया। अभी बड़ा बड़ा लिख के दिखाती हूं आपको। ये 5 मिनट्स में क्यों दिखा रहे हैं? क्लास तो 15 मिनट में है। अच्छा ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। देखो पहले इतना दिखाती हूं, देखिए ऑटोट्रॉफिक सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, सारे एनऑक्सीजेनिक है एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा ऑक्सीजेनिक वाला। पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर, ये H2S और ये सोडियम थायोसल्फेट को यूज करता है, और ये वाटर को यूज करेगा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेगा, हमने ऑलरेडी देख लिया है। चलिए अब आपको दिखाती हूं हेट्रोट्रॉफिक, जितना पढ़ लिया है। वास्ट मेजॉरिटी यानी मेजरली हेट्रोट्रॉफ्स है, और उसमें से भी देखो एनसीईआरटी कैसे लिखती है, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट है वो सैप्रोफिटिक हो गए, अदर ऑर्गेनिज्म पर जो है वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, वो सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, कमेंसल भी हो सकते हैं, जो हमने अभी लिखा नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। और भाई डेड से भी ले रहे हैं तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ही तो डिपेंडेंट है, ये लिविंग पे है, डेड पे है तो भी तो अदर ऑर्गेनिज्म ही है, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। इस बात को एनसीईआरटी ने ऐसे लिख दिया है। तो एनसीईआरटी मेन किसको मान रही है? हेट्रोट्रॉफिक, और उसमें से भी ज्यादा किसको मान रही है? सैप्रोफिटिक। आया समझ? नोट कर कर लिखिए ये लाइन, एक पेज छोड़ दो उसके बाद लिखो, एक पेज छोड़ दो, हेट्रोट्रॉफिक के बारे में लिख रहे हैं ना अभी, एक पेज छोड़ दो, यहां कीमोसिन ऑटोट्रॉफिज्म लिखेंगे अपन, लिख लो हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए ये, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, पर ऑर्गेनिक पर है, ऑर्गेनिज्म भी ऑर्गेनिक है, लिविंग भी ऑर्गेनिक, डेड भी ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक से जो खाना बनाएगा वो ऑटोट्रॉफ, ऑर्गेनिक से जो एनर्जी लेगा वो हेट्रोट्रॉफ, और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड ब्रैकेट में सैप्रोफिटिक। ये एनसीईआरटी की लाइन लिख ली हमने। आया समझ कैसे लाइन लिखी हुई है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यानी मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉफिक, उसमें भी मेन क्या है? सैप्रोफिटिक। और हेट्रोट्रॉफिक देखो एनसीईआरटी लिखती है मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है, हमने ऑलरेडी लिख लिया वास्ट मेजॉरिटी या मोस्ट अबंडेंट, और उनमें से भी ज्यादातर सैप्रोफिटिक है यानी ज्यादातर डीकंपोजर्स हैं। तो यहीं पर लिख लेते हैं इस फ्लो चार्ट में मोस्ट अबंडेंट, वास्ट मेजॉरिटी या मोस्ट अबंडेंट। जगह नहीं है तो जहां हेट्रोट्रॉफिक अभी लिख रहे हो वहीं लिख लो मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट। हेट्रोट्रॉफिक के बारे में लिख रहे हैं मोस्ट अबंडेंट। नेक्स्ट लिखो हेट्रोट्रॉफिक में मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकंपोजर्स, क्योंकि हम सैप्रोफिटिक कह रहे हैं मेजॉरिटी, और सैप्रोफिटिक का मतलब ही है डेड ऑर्गेनिक को वापस इनऑर्गेनिक में तोड़ देना। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन रहा है कंपोजिशन, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में टूट रहा है डीकंपोजिशन, सो इंपॉर्टेंट डीकंपोजर्स। आ रहा है समझ? चलिए अब चलो एग्जाम्पल ऑफ, इसी में लिखो आगे, एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। पहले सुन लीजिए, देखो यहां 3 एग्जाम्पल्स रटे होने चाहिए, यहां ध्यान से देखो। पहला है राइजोबियम, इसके बारे में भर भर के पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में। दाल वाली फैमिली जो है उसकी जब आप जड़ें देखेंगे तो उसमें ऐसी गठाने बनी रहती हैं, रूट नोड्यूल बोलते हैं। इनके अंदर एक बैक्टीरिया दोस्त की तरह रहता है राइजोबियम। दाल वाली फैमिली मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनकी जड़ों में गठाने बनती हैं रूट नोड्यूल्स, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। इसका काम ये होता है, मैं पढ़ाऊंगी कि ये यहाँ रहता है, ये हेट्रोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इट इज हेट्रोट्रॉफिक। तो ये पेड़ से खाना लेता है, पेड़ में पत्तियों ने जो खाना बनाया है वो खाना
पत्तियां रूट्स को देती हैं, रूट इसके साथ शेयर करती है। इसको रहने की जगह मिल गई, पेइंग गेस्ट की तरह खाना पीना मिल गया। बदले में ये मिट्टी से नाइट्रोजन फिक्स करके पेड़ को देता है और वो नाइट्रोजन पेड़ यूज करता है अपने अमीनो एसिड बनाने के लिए, डीएनए आरएनए बनाने के लिए। उन सब में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो दोनों का फायदा होता है। इसको रहने और खाना मिलता है और पेड़ों को नाइट्रोजन मिल जाती है, N2 फिक्सेशन। दूसरा एग्जाम्पल, जो जुगाली करने वाले जानवर हैं उनका एक स्पेशल पेट होता है, आपको पढ़ाया था र्यूमन, याद है मैंने कहा था हम क्या डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सेल्यूलोज, पर ये कैटल्स कर सकते हैं क्योंकि इनके र्यूमन के अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरिया को भी इस पेट के अंदर रहने की जगह मिल गई जालिम संसार से। जो खाना कैटल खाएगी, डाइजेस्ट करेगी, वो इनको भी दे दिया जाएगा। इनको रहने की जगह मिल गई, खाना मिल गया, बदले में इनके पास एंजाइम है जिससे ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेंगे। कौन सा बॉन्ड होता है सेल्यूलोज में ग्लूकोज के बीच में? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसको तोड़ने वाला एंजाइम इनके पास होता है। नंबर 3, हमारी आंतों में ई कोलाई रहता है, हमारी इंटेस्टीन में, ये भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, लार्ज इंटेस्टीन में, बिल्कुल कोलॉन में, सीकम में, ये हमारे इंटेस्टीन में रहते हैं। इन्हें भी रहने की जगह मिल गई, हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना भी मिल गया, और बदले में आपको याद होगा ये हमारे लिए विटामिन के, B1, B2, B12 ये भी थोड़ा थोड़ा सिंथेसाइज करते हैं। तो ये 3 सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट सुनो, काफी सारे हैं जो और हेल्प करते हैं, जैसे दही बनाने में आपको पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का रोल है, मिल्क से दही बनाना। काफी सारे बैक्टीरिया हैं जिनसे ऐसे केमिकल मिलते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को मारते हैं। तो मान लो कि एक बैक्टीरिया से केमिकल निकला, वो बी बैक्टीरिया को मार रहा है, और किसी इंसान के अंदर उस बी बैक्टीरिया ने बीमारी करी है, तो अगर ये केमिकल मैं उस इंसान को दे दूंगी तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, यानी एंटीबायोटिक का सोर्स है। लेग्यूम वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब कुछ है जो नुकसान करते हैं, ये पैरासाइट्स की बात कर रहे हैं, बीमारी करते हैं। बीमारी करने वालों को पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। कुछ इंसानों में बीमारी करते हैं, कुछ खेती के जानवरों में बीमारी करते हैं, कुछ पालतू जानवरों में बीमारी करते हैं, कुछ फसल क्रॉप्स में बीमारी करते हैं। जैसे हमारे एनसीईआरटी में 4 दिए हैं, 12th क्लास की ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अपन बहुत सारे पढ़ेंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया था विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरा करता है, हैजा, जबरदस्त लूज मोशंस होते हैं, चावल के पानी जैसे दस्त होते हैं, डिहाइड्रेशन से बच्चे की डेथ तक हो जाती है। गांव में आज भी बड़ा कॉमन है, वाटर में रहता है, ये गंदे पानी में बैक्टीरिया होता है, पानी पिया वहां का और बीमार हो गए, बहुत जबरदस्त। टाइफाइड आप सबने नाम सुना होगा, साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया है जो ये बीमारी करता है, साल्मोनेला टाइफी। टेटनस का नाम अगर आपने सुना हो, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई नाम का बैक्टीरिया है जो टेटनस करता है, पूरी मसल्स अकड़ जाती हैं, लॉक जॉ डिजीज भी बोलते हैं। और कौन सी बीमारी पढ़ाई है ऐसी? टेटनी। किसके कारण होती है? वो कैल्शियम की ब्लड में कमी के कारण से। इसी तरह 3 तो हमें पता है, ये चौथी पेड़ों की बीमारी है, सिट्रस कैंकर। इसका पॉजिटिव एजेंट नहीं दिया, ना हम पढ़ते हैं, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। येलो से जो लिखा है वो एनसीईआरटी की लाइंस है। ये सिट्रस पेड़ जो है, जैसे मौसम्बी है, संतरा है, उन वाले पेड़ों को खराब करता है। तो ये पैरासिटिक के एग्जाम्पल्स हो गए, ये फ्रूटफुल वाले यानी सिम्बायोटिक के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं कीमो ऑटोट्रॉफिज्म के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। कीमो ऑटोट्रॉफिज्म देखो होता क्या है, पहला लिखो उसमें सल्फर, जहां लिखा हुआ है सल्फर बैक्टीरिया में, देखिए सल्फर बैक्टीरिया के आगे भी लिख सकते हो ए और बी करके। एक बैक्टीरिया होता है बिगियाटोआ, बिगियाटोआ। ये देखो क्या करता है, ये H2S से जब सल्फर बनती है, बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? हाइड्रोजन का रिमूवल, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। इसमें जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से इनऑर्गेनिक कार्बन से खाना बना लेता है। तो इनऑर्गेनिक कार्बन से खाना बना रहा है यानी ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन ऊर्जा केमिकल रिएक्शन की यूज कर रहा है, इसलिए कीमो ऑटोट्रॉफिक है। इसी तरह से एक है थायोथ्रिक्स,
ये सल्फर से H2SO4 बनाता है। अब यहां देखो, यहां ऑक्सीजन ऐड हो रही है सल्फर में, हाइड्रोजन भी हो रही है पर ऑक्सीजन भी हो रही है। ये भी कैसी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें जो ऊर्जा निकलेगी उससे खाना बनाता है। मैं वापस कह रही हूं, बार बार कह रही हूं, इनऑर्गेनिक कार्बन से खाना बनाएगा यानी ऑक्सीडेशन, सॉरी यानी ऑटोट्रॉफिज्म। ठीक है, चलो आयरन जहां लिखा है वहां ये क्या करता है, इसका एग्जाम्पल लिख लो, फेरोसल्फिल बैसिलस। नाम याद नहीं रहेंगे चलेगा, आपको सिर्फ ये कैटेगरीज याद होनी चाहिए। नाम कौन से याद रखने हैं वो बताऊंगी, इसमें ये कैटेगरीज याद रखो। ये देखो क्या करता है, ये Fe2+ से Fe3+ बनाता है, वो वाली रिएक्शंस में काम करता है। 2+ से 3+ बना, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा यानी एक नेगेटिव चार्ज कम हुआ होगा, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन होता है। लिखिए लिखिए लिखिए। हाइड्रोजन वाला क्या करता है देखिए, नाम भले ही मत लिखो चलेगा, H2 को H2O में चेंज करता है। अगेन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको प्रूव कर रही हूं, सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, बच्चे ध्यान ही नहीं देते। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में दिया है क्लियरली, अभी छिपा हुआ दिखाऊंगी आपको। यहां इनके नाम मत याद रखना, नाम मत याद रखो चलेगा, ये भी नाम नहीं याद रहेंगे चलेगा। रिएक्शंस भी रटनी नहीं है, सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब जो याद रखना है वो ये है, इसकी रिएक्शन लिखवा रही हूं। देखो होता क्या है, अमोनिया जो है, सबसे पहले नाइट्रोजन हवा में N2 के फॉर्म में है, उससे अमोनिया बनती है। अमोनिया जब मिट्टी में आती है, पहले इसे HNO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज करते हैं, फिर HNO2 को HNO3 में चेंज करते हैं यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज करते हैं। ये है नाइट्राइट, ये आना चाहिए, और ये है नाइट्रेट। आप इसे NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव वो भी लिख सकते हो। अब बताओ मुझे, पहली रिएक्शन ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? देखो, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है या ऑक्सीजन ऐड हुआ है, दोनों को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यहां पर O2 था या O3 है, ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन। यही तो मैं आपको प्रूव करना चाह रही हूं, सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, रटोगे तो याद नहीं होगा। अब यहां जो बैक्टीरिया काम आता है वो है पहली रिएक्शन में, A और B। पहले में आता है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस। ये दोनों पहली रिएक्शन में, आप यही लिख लेना रिएक्शन में, दोनों नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। इसे नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोकोकस भी कह सकते हैं, ये भले ही छोड़ दो। और दूसरी रिएक्शन में काम आता है नाइट्रोबैक्टर, ये रटा होना चाहिए, आप यही लिख लेना नाइट्रोबैक्टर, और यहां हो जाएगा नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ये आना चाहिए बिकॉज ये मिनरल न्यूट्रिशन में सब आएगा, इनके नाम भी आएंगे। यस उमेश, बिल्कुल सही है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। मैं एक बार फिर से बोलती हूं, ये सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, सब में ऊर्जा निकलेगी। उस एनर्जी को यूज कर ये इनऑर्गेनिक कार्बन से फूड बनाएंगे, यानी ऑटोट्रॉफिक है, पर केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं यानी कीमो ऑटोट्रॉफिक है। सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, ये सब नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 3 नाम आने चाहिए, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। रिएक्शंस भी रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये रिएक्शन आनी चाहिए, अमोनिया से HNO2 और HNO2 से HNO3, नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट बनता है। इसे बोलते हैं, इन सारी कैटेगरी के बैक्टीरिया को बोलेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, ये सारी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होंगी कि एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक, ऊर्जा निकलेगी तभी तो यूज करेंगे। चलिए लिखिए इसमें, ऑल रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक।
तो सारी ऑक्सीडेशन है और सारी एक्सोथर्मिक है. ऑल रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. कीमोसिंथेटिक, सल्फर, आयरन, नाइट्रीफाइंग एंड हाइड्रोजन बैक्टीरिया. अब आपको एनसीईआरटी में दिखाती हूं ये बात कैसे लिखी हुई है. देखो एनसीईआरटी कैसे लिखती है, लिखिए एनसीईआरटी की लाइंस लिखो. कीमो ऑटोट्रॉफिज्म में ही एनसीईआरटी लिखो. एनसीईआरटी एनसीईआरटी करके ही लिखो. देखो लिखिए कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, देखो शब्द दिखाऊं, ऑक्सीडाइज. अब आपने इतनी बार पढ़ लिया कि आपको ये रट जाना चाहिए. ऑक्सीडाइज लिखिए, ऑक्सीडाइज, वेरियस, ऑक्सीडाइज, वेरियस. बोलो इनऑर्गेनिक को या ऑर्गेनिक को, किसे ऑक्सीडाइज करेगा? इनऑर्गेनिक. खाना बना रहा है, ऑटोट्रॉफिक है. अब आपको रट गया, आपने समझ लिया तो आप गड़बड़ नहीं करेंगे. ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक. मैंने क्या कहा, इन सब में से सबसे जरूरी क्या है? कौन सी वाली कही थी सबसे जरूरी है? अमोनिया, नाइट्राइट, उससे बनेगा नाइट्रेट. देखो एनसीईआरटी में यही शब्द दिए हैं, लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया. उल्टा लिख दिया, अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा. सो सच एज या लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया. एंड यूज, बोलो रिलीज्ड एनर्जी या कंज्यूम्ड एनर्जी? एक्सोथर्मिक. ये देखो यूज रिलीज्ड एनर्जी. यही तो मैं बोलती हूं, मोती की तरह शब्द बिखरे पड़े एनसीईआरटी में, आपको गोता लगा के ढूंढना पड़ेगा. अब इतनी सी 2 लाइन या तो मैं रटवा दूं, ये लिख लो और याद कर लो, या उसको समझा दिया आपको. यूज रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन. मुझे बताओ क्या सैप्रोफिटिक की तरह इनका भी रोल होगा रिसाइकलिंग में? ये भी तो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स. प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स. एनसीईआरटी की लाइंस हैं. न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, ये रिसाइकल ही तो कर रहे हैं. नाइट्रोजन से अमोनिया बनी, अमोनिया से नाइट्राइट बना, नाइट्राइट से नाइट्रेट बने. फिर वो नाइट्रेट के फॉर्म में पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं. फिर जब वो पेड़ मरेगा तो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया उसको तोड़ तोड़ के वापस उल्टी गंगा बहाएंगे. फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर. आयरन सल्फर तो देख ही लिया अपन ने. फॉस्फोरस, अब ध्यान से समझो, इस पूरे को समराइज करते हैं. न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. न्यूट्रिशन के अंदर 2 तरह का न्यूट्रिशन है, ध्यान से सुनो आप. ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक ज्यादातर है, ऑटोट्रॉफिक कुछ है. ऑटोट्रॉफिक मतलब इनऑर्गेनिक कार्बन से ऑर्गेनिक फूड बनाना. हेट्रोट्रॉफिक मतलब ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाना. हेट्रोट्रॉफिक में भी सबसे ज्यादा डेड पर फीड करेंगे, यानी सैप्रोफिटिक मेजॉरिटी है, वो डिकम्पोजर्स हैं, मोस्ट अबंडेंट है. इसके अलावा पैरासिटिक हो सकते हैं जो बीमारियां करेंगे, पैथोजेनिक है. 4 के नाम पढ़े, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर बीमारी करने वाले. सिम्बायोटिक हो सकते हैं जैसे सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इन रूमन ऑफ कैटल, ई कोलाई इन ह्यूमन लार्ज इंटेस्टीन एंड राइजोबियम बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स ऑफ दाल फैमिली यानी लेग्यूमिनस प्लांट्स. इसके अलावा दही बनाने वाले, इसके अलावा जो है एंटीबायोटिक्स का सोर्स. अब हम आए ऑटोट्रॉफिक पे. ऑटोट्रॉफिक में एनर्जी के सोर्स के आधार पे सनलाइट यूज करेंगे तो फोटो ऑटोट्रॉफिक, उनमें पिगमेंट्स मिलेंगे, या कीमो ऑटोट्रॉफिक. कीमो ऑटोट्रॉफिक में सल्फर, आयरन, नाइट्रीफाइंग हाइड्रोजन सारे ऑक्सीडाइज करेंगे यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब में एनर्जी रिलीज होगी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और फिर उस यूज्ड एनर्जी से वो अपनी एटीपी खाना बनाएंगे. फोटो ऑटोट्रॉफिक फिर 2 तरह के हो गए. अगर वाटर तोड़ेगा ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी ऑक्सीजनिक, और बाकी सारे एनऑक्सीजनिक जो H2S, थायोसल्फेट कुछ भी तोड़ेंगे पर वाटर नहीं तोड़ेंगे, O2 रिलीज नहीं करेंगे. पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. अब अगर आपको याद हो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने गैस वैक्यूल पढ़ाए थे.
कि वैसे तो ट्रू वैक्यूल नहीं मिलता है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स नहीं है, पर गैस वैक्यूल मिलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, क्योंकि उनके अंदर हवा भरी है, हवा के कारण वो सरफेस पर ऊपर आ जाएंगे पानी में, क्योंकि इन्हें सन की लाइट को ट्रैप करना है, हल्का होना है, सतह पे रहना है। अगर आपको याद आ रहा हो, नहीं आ रहा तो बहुत बुरी बात है, सबकी शक्लों पे तो लिखा ही नहीं आ रहा, जाके पढ़ना। गैस वैक्यूल जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलते हैं। वहाँ एग्जाम्पल में पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, 3 ही एग्जाम्पल लिखवाए थे, क्योंकि ये सब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। इनको हल्का करना है, सतह पे रखना है ताकि सनलाइट को पकड़ सके, इसीलिए गैस वैक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। यस, बिल्कुल बायोएनसी शो करते हैं, एब्सोल्युटली रौनक। इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है जहां हम उसके रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, आगे की कहानी पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।